अगर आप हमारे इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाए। परिवार के सदस्य जरूर बन जाए और बेल आइकन भी आप जो हो प्रेस कर दीजिएगा। एंड ये टेलीग्राम है, इन पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने कितना पढ़ लिया था देखिएगा। यहां से हमने बात की थी कि कल पढ़ेंगे, हम जो है वो चर्चा कर रहे थे भील आंदोलन की, भील और ग्रासी आंदोलन की। तो चलिए यहां से करते हैं शुरुआत विद्वान साथियों। देखिए, वर्ष 1861 में उदयपुर के समीप खेरवाड़ा क्षेत्र में भील उपद्रव की घटनाएं जो है सामने आई और 1863 में कोटड़ा भील हिंसक गतिविधि में संलग्न हो गए थे। कोटड़ा के जो भील थे उन्होंने हिंसा करनी शुरू कर दी थी, ठीक है, आंदोलन में, जिसकी जिम्मेदारी मेवाड़ भील कोर के कमांडिंग अधिकारी ने ली। क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा बहुत डीप क्वेश्चन है कि 1863 में कोटड़ा के भील हिंसक गतिविधि की जिम्मेदारी किसने ली थी? तो ये जिम्मेदारी किसने ली थी? मेवाड़ भील कोर के कमांडिंग अधिकारी ने ली थी। नेक्स्ट देखिएगा, उदयपुर राज्य पर सौंपी गई क्योंकि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी भील के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे थे। यानी कमांडिंग ऑफिसर ने ये उदयपुर राज्य पे सौंप दी कि भैया इसमें उदयपुर राज्य का जिम्मेदारी है। इन आधारों पर हाकिम को स्थानांतरित कर दिया गया तथा सैनिक कार्यवाही व शांतिपूर्वक समझाकर भील उत्पाद को शांत कर दिया गया। तत्पश्चात 1867 में खेरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य देवलपाल नामक स्थान है एक, डूंगरपुर और खेरवाड़ा के मध्य, यहाँ के भीलों ने उत्पाद आरंभ कर दिया जिसे मेवाड़ भील कोर ने कुचल दिया। और 1872 से 75 के दौरान बांसवाड़ा में भील विद्रोह की अनेक घटनाएं जो है वो घटी है। जो लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है वो सारी लाइनें मैंने लाल रंग से हाईलाइट की हुई है, वो लाइनें आप जरूर लिखना। बाकी तो इसमें मैं बीच बीच में बताता रहूंगा कि कहां पर और ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26 मार्च 1881 की रात को राज्य की सेनाएं मामा अमान सिंह जो कि राज्य के प्रतिनिधि थे एवं लोनारगन ये अंग्रेज प्रतिनिधि था। मामा अनान सिंह तो क्या थे? उदयपुर राज्य के प्रतिनिधि थे और लोनारगन जो था वो अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। इन दोनों के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। ये बारापाल नामक स्थान है, यहां पर पहुंचती है सेना और इसके पश्चात महाराणा की निजी सचिव श्यामल दास भी इनके साथ थे। 27 मार्च को सेना ने बारापाल में सैकड़ों भीलों की झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया और 28 मार्च को पूरे दिन सैनिक अभियान जारी रहा तथा बारापाल के आसपास भीलों के झोंपड़ों को जलाया गया। फौज की इन कार्रवाई से बचने के लिए भील जो है वो परिवार सहित अपने घरों को उजाड़ कर संघन जंगलों में यानी आगे पहाड़ियों और जंगलों में ऊंची चोटियों पर चले गए और सुरक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली। अपनी स्थिति सुदृढ़ कर भीलों ने मार्ग में बाधा उत्पन्न कर राज्य की सेनाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। निराश सेना व सेनापति ने सुरक्षात्मक स्थिति लेकर रिखवदेव नामक स्थान है यहीं पर, यहां पर ये क्या डालते हैं? डेरा डालते हैं। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं बताता रहूंगा। और यहां पे लगभग 8000 भीलों ने इन्हें घेर लिया, यानी सेना को 8000 भीलों ने मिलकर क्या कर लिया? घेर लिया। और इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिलखपाल का कामेती नीमा, पीपली का खेमा और संगात्री का जोइता ये नाम है। बिलखपाल नामक स्थान का एक नेता था गामेती नीमा और पीपली नामक स्थान का एक नेता था खेमा और संगात्री नामक स्थान का एक नेता था जोइता। इन सबने इनके नेतृत्व में थे, यानी नेतृत्व दिया इन्होंने और सैनिक अधिकारियों ने भीलों के साथ शांति समझौते के प्रयास किए किंतु कोई सफलता नहीं मिली। महाराणा के निजी सचिव रहे श्यामल दास ने रिखवदेव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से भील नेताओं से वार्ता करने का प्रयास किया और अंततः 25 अप्रैल 1981 को भीलों के साथ जो है एक समझौता होता है। राज्य के अधिकारी आधा
आधा जो बराड़ नामक कर था, कर टैक्स जो था वो छोड़ने, भविष्य में भीलों को जनगणनाकारियों से कष्ट न पहुंचाने एवं विद्रोही भीलों को माफी देने पर सहमत हो गए और भीलों ने राज्य के नियमों के पालन करने का वचन देते हुए कानून विरोधी गतिविधियों में संलग्न न होने की स्वीकृति दी। इस प्रकार इनका समझौता होता है। उपयुक्त समझौते ने एक भयंकर भील विद्रोह को शांत अवश्य कर दिया, किंतु पूर्ण रूप से यह शांत नहीं हो पाता है। मेवाड़ की भील समस्या को 19वीं सदी के अंत तक पर्याप्त सीमा तक सुलझा लिया गया, किंतु डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भीलों में अभी भी जो है विरोध चलता रहा। अंततः 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों में गोविंदगिरी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, ये मोस्ट है, गोविंदगिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली जो है वो भील आंदोलन प्रारंभ हुआ। गोविंदगिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज और धर्म सुधार आंदोलन आरंभ किए, जो कि आगे चलकर राजनीतिक और आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो गए। गोविंदगिरी डूंगरपुर के बेड़सा नामक गांव के एक साधारण निवासी थे और ये बंजारा जाति के अंदर जो है वो जन्म लेते हैं। वे स्वयं छोटे किसान थे। उनकी निर्धन आर्थिक दशा, उनके पुत्रों व पत्नी की मृत्यु ने उन्हें अध्यात्म की ओर प्रेरित कर दिया। गोविंदगिरी एक ऐसा व्यक्ति था, पत्नी की मृत्यु हो गई, पुत्र की मृत्यु हो गई, यानी बच्चे और परिवार एक कोई रहा नहीं, अकेले थे। और अब अकेला व्यक्ति क्या होता है, कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो ये किस दिशा में चले जाते हैं, अध्यात्म की दिशा में चले जाते हैं। यहां से इन्होंने भीलों में समाज सुधार करने का फैसला लिया और इस तरीके से जो है वो गोविंदगिरी ने भील आंदोलन को पहले समाज सुधार के दृष्टिकोण से और फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है वो महत्व देते हुए भीलों के उत्थान के लिए कार्य करने शुरू कर दिए। वे सन्यासी बन गए, वे कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने। अब क्वेश्चन बन जाता है कि गोविंद गुरु किसके शिष्य थे, तो याद रखना साधु राजगिरी के। ऐसे क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड पूछता है, जो आपका मुख्य पेपर होगा रेट का, उसमें ऐसे क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना रहती है। ठीक है, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उन्होंने धुनी स्थापित कर एवं निशान का अर्थ होता है ध्वजा लगाकर आसपास के क्षेत्रों में भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना आरंभ कर दिया। गोविंदगिरी के विचारों ने भीलों को जागृत किया, उन्हें अपनी दशाओं व अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। इन विचारों ने उन्हें यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया कि उन्हें वर्तमान शासकों ने उन्हें पराधीन कर रखा है, जबकि वे स्वयं इस भूमि के स्वामी थे एवं उन्हें इन पर पुनः शासन करना चाहिए। इस प्रकार यह समाज और धर्म सुधार आंदोलन आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन में बदलता जा रहा था। गोविंदगिरी की उपयुक्त शिक्षाओं व कल्याणकारी गतिविधियों के कारण भगत पंथ भीलों में अत्यधिक जो है वो लोकप्रिय हो गया। भगत पंथ किसने चलाया था, गोविंदगिरी ने ही तो चलाया था। गोविंदगिरी के बढ़ते हुए प्रभाव राजा व उनके अधिकारी और जागीरदार चिंतित होने लगे। उनका बढ़ता हुआ प्रभाव कहीं उनकी सत्ता को पलट न दे, अतः वे इन उपदेशकों अथवा प्रचारकों को अपने राज्य अथवा जागीर की सीमाओं से बाहर निकालने जाने पर बाध्य करने लगे, जिससे वर्गीय कटुता बढ़ने लगी और समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन राजनीतिक स्वरूप प्राप्त करने लगा। अब जैसे जैसे इधर गोविंदगिरी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे यहाँ के जो शासक थे, जागीरदार थे, सामंत थे, उन्होंने सोचा कि यार कहीं ना कहीं ये गोविंदगिरी तो हमारे खिलाफ भीलों को भड़का रहा है, और अगर ये ऐसे ही भड़काता रहा तो कहीं ना कहीं ये हमारी सत्ता ना परिवर्तित कर दे। तो इन्होंने अपने अपने जो है वो राज्य की सीमाओं से गोविंदगिरी को बाहर निकालने लगे और उनकी गतिविधियों को रोकने का प्रयास करने लगे। 1908 में गोविंदगिरी ने राजपुताना छोड़कर 1910 तक एक कृषक के रूप में गुजरात के सुंथ व ईडर राज्य के अंदर भीलों के लिए कार्य करने लगे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोविंदगिरी ने गुजरात के किस स्थान से भीलों का नेतृत्व किया, तो सुंथ और ईडर नामक क्षेत्र से उन्होंने इन राज्यों के भीलों को जागृत कर उनको शक्तिशाली जन आंदोलन तैयार किया। ईडर राज्य के अंतर्गत पाल भट्टा में भील आंदोलन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वहां के जागीरदार ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 को एक समझौता किया और इस समझौते के अंतर्गत 21 शर्तें थी जो कि भीलों के अधिकारों से संबंध रखती थी। इन समझौतों ने राजस्थान व गुजरात के भीलों को सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ने का उत्साह दिया। यह समझौता गोविंदगिरी के आंदोलन की सफलता कहा जा सकता है। सन 1911 के आरंभ में वह डूंगरपुर स्थित अपने मूल स्थान बेड़सा गांव
आए वहां उन्होंने धुनी स्थापित की और भीलों को आधुनिक पद्धति पर उपदेश देना आरंभ कर दिया। 1911 में उन्होंने अपने पंथ को नए रूप में संगठित किया तथा धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ भीलों को सामंती और औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति की युक्ति भी समझाने लगे। उन्होंने प्रत्येक भील गांव में अपनी धुनी स्थापित की तथा उनकी रक्षा हेतु कोतवाल नियुक्त किए। गोविंदगिरी एक तरीके से एक सरकार चलाने लगे थे, पैरेलल सरकार, यानी उन्होंने एक नए तरीके से जो है आंदोलन को शुरू किया। हर गांव के अंदर एक धुनी स्थापित की, एक जो है कोतवाल नियुक्त किए जिससे कि भीलों की रक्षा की जा सके अगर उन पे कोई आक्रमण करता है तो। गोविंदगिरी द्वारा नियुक्त कोतवाल केवल धार्मिक मुखिया ही नहीं बल्कि अपने क्षेत्र में सभी मामलों के प्रभारी भी होते थे। वे भीलों के मध्य विवादों का निपटारा भी करते थे। इस प्रकार अन्य अर्थों में गोविंदगिरी की समांतर सरकार चलने लगी, किंतु दूसरी ओर राजा व जागीरदार द्वारा उनके शिष्यों को उत्पीड़न जारी भी रहा। मानगढ़ धाम गोविंदगिरी अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचते हैं और वहां भीलों को पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए संदेश वाहक भेजे गए। धीरे धीरे भारी संख्या में भील पहाड़ी पर पहुंच गए। कहां, कौन सी पहाड़ी पर? मानगढ़ पहाड़ी पर, जहां मानगढ़ धाम बना हुआ है। अक्टूबर 1913 की बात है और साथ में ही राशन, पानी व हथियार भी लाए जा रहे थे। इन गतिविधियों से सूंथ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ईडर राज्यों को चौकन्ना कर दिया। यहाँ के जो सामंत थे, यहाँ के जो शासक थे, वो चौकन्ने हो जाते हैं कि इतने सारे भील क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। सभी राज्यों ने अपने संबंधित अंग्रेज अधिकारियों से मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े व पालों में युद्ध के लिए तैयारी कर रहे भीलों को कुचलने की प्रार्थना की। 6 से लेकर 10 नवंबर 1913 में मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, 104 वेलेजली राइफल की एक कंपनी, देखो 6 से 10 नवंबर 1913 में एक कंपनी तो मेवाड़ भील कोर की जिसमें 104 सैनिक, 2 कंपनियां तो मेवाड़ भील कोर की जिसमें 104 सैनिक थे, एक वेलेजली की कंपनी और वह 7वीं राजपूत रेजिमेंट की एक कंपनी मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े को कुचलने के लिए पहुंचती है। अब देखिए, ये जैसे मानगढ़ पहाड़ी है, ठीक है, ये मानगढ़ पहाड़ी है और ये जो कंपनी की सेना थी ये इसके पास वाले ही एक दूसरे पहाड़ी पर आके यहाँ पर अपना जमावड़ा जमा लेते हैं। इधर मानगढ़, इधर ये कंपनी की सेना, इधर मानगढ़ पर कौन थे? भील थे, ठीक है। जमावड़ा कर लिया, वार्ताएं शुरू हुई। विफल वार्ताओं के बाद 17 नवंबर 1913 को अंग्रेज फौज ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया और मानगढ़ की पहाड़ी के सामने इस दूसरी पहाड़ी से यहां पर गोले बारूद से जो है हमला किया गया। पहाड़ी पर अंग्रेजों ने फौजों ने तोप व मशीन गन तैनात कर रखी थी एवं वहीं से गोला बारूद दागे जाने लगे। लगभग 1 घंटे तक मानगढ़ पर भीलों ने सेना का सफल मुकाबला किया, किंतु आधुनिक युद्ध सामग्री के समक्ष अधिक समय तक वो टिक नहीं सके और मानगढ़ की पहाड़ी के नीचे तैनात अंग्रेज फौज पहाड़ी को घेरते हुए ऊपर पहुंची तथा भीलों को अंधाधुंध गोलियों से भूनना आरंभ कर दिया। भीलों में भगदड़ मच गई। कुछ ही समय में पहाड़ी पर भीलों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके उपरांत भी भीलों का कत्लेआम जारी रहा। अंग्रेजी दस्तावेज के अनुसार 100 भील मारे गए और 900 भीलों को जो है बंदी बना लिया गया। इसके साथ ही गोविंदगिरी व पुंजिया भील को बंदी बना लिया गया, ठीक है। ये था मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों का नरसंहार, जिसे हम मानगढ़ धाम कहते हैं, मानगढ़ हत्याकांड है, ये इस तरीके से हुआ था। बिल्कुल 17 नवंबर 1913 में। थोड़ा डिटेल में हम पढ़ रहे हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा सेशन को कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। जो मोस्ट लाइन है वो सारी की सारी अंडरलाइन है। आप रजिस्टर आपके पास रखें और उसमें लिखने का प्रयास करें जिससे कि आपको तुरंत ही याद भी हो जाए और आपको ज्यादा समस्याएं जो ना हो। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। गोविंदगिरी की लोकप्रियता के कारण उनको आजीवन कारावास की जो सजा थी उसे 10 वर्ष की सजा में बदल दिया गया तथा 7 वर्ष के पश्चात उन्हें जो है रिहा कर दिया गया। गोविंदगिरी, सूंथ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ एवं ईडर राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे, ऐसा नियम बना दिया गया और वे सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के झालोद नामक गांव में रहेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोविंदगिरी ने अपना अंतिम समय कहां बिताया, तो झालोद कहां पर है?
अहमदाबाद में है, गुजरात के अंदर, याद रखना ये। और इसी स्थान पर सभी क्षेत्रों के भगत भील उनके प्रवचन सुनने वहां पहुंचने लगे। ठीक है, आया समझ में? अब आगे का इसमें डाटा ही नहीं डाला है, आगे की पीडीएफ कल इसमें डालेंगे, कल वाला ही था, मैं आगे की पीडीएफ बनाना ही भूल गया। कोई बात नहीं है, आज इतना ही करते हैं। ठीक है, सॉरी इसके लिए, आगे की सेशन इसमें डाले नहीं, पीडीएफ नहीं डल पाई। सर ईवीएस की क्लास कब चालू करेंगे? ईवीएस की करेंगे, एक बार पहले ये पूरा कर लेते हैं। अभी तो मेन एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं मैं आपको। रीड तो आपकी करेक्ट हो ही जाएगी। कल ये जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 4 जो है कल पूर्ण हो जाएगा। कल कब हो जाएगा? कल पूर्ण हो जाएगा। आज इसकी पीडीएफ डली नहीं, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रात को मिलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन में, तब तक के लिए पढ़ते रहे।